दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया है और 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बिल बिल्कुल खारिज हो गया है। मेरे साथ भरत जी हैं। इस बिल को लेकर क्या कुछ हुआ और ये बिल गिरा कैसे, सीधे भरत जी के पास चलते हैं। बहुत बड़ी खबर प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के हाथ करारी हार लगी है संसद के भीतर, और संसद के भीतर से ताजा जानकारी निकल करके ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 131वें संविधान संशोधन बिल को पास नहीं करा पाई है। पहली बार 11 साल में, बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा जी आपने, पहली बार 11 साल में ऐसा हुआ है कि बिल खारिज हो गया है। 131वां संविधान संशोधन बिल जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी छिप रही थी, जिसको ये कह रही थी कि ये नारी वंदन अधिनियम है, जिसको ये कह रही थी कि इससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि 131वां संविधान संशोधन एक्चुअली था क्या। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, 230 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर प्रज्ञा जी इज्जत जाते जाते बच गई प्रज्ञा जी। 292 टोटल 292 एनडीए के इनके सदस्य हैं संसद के भीतर। लेकिन इनको जब पहले डिजिटल वोटिंग हुई संसद के भीतर तो ये 292 का भी आंकड़ा छू नहीं पा रहे थे, 292 से नीचे थे। खबर ये फैल गई प्रज्ञा जी चारों तरफ कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए ने ही वोट नहीं दिया। फिर उसके बाद निकलता है पर्ची सिस्टम। ये होता है कि गड़बड़ हो गया है जी, पर्ची सिस्टम निकला लोकसभा के भीतर, और पर्ची सिस्टम जब निकला तो उसके बाद यह निकाला गया कि नहीं जी, एनडीए के पक्ष में 298 लोगों ने वोट किया है। तो 5 सांसदों की बढ़त के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बच गई। लेकिन इज्जत तो बच गई, संविधान संशोधन बिल पारित नहीं करा पाए, खारिज हो गया। नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल के इतिहास में आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिल खारिज हो गया। ना स्टैंडिंग कमेटी में गया, ना किसी कमेटी में गया, ना सुधार के लिए गया, नील एंड वॉइड खारिज हो गया। 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाला इस बिल के, यानी एनडीए के 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया। 292 इनके पास हैं, 4-5 और कहां से आए भगवान जाने। 230 लोगों ने विपक्ष में वोट किया। अब क्योंकि चाहे वो आर्थिक बिल हो या किसी और तरीके का बिल हो तो हाफ में, आधे में काम चल जाता है प्रज्ञा जी, यानी कि हाफ से एक ज्यादा सदस्य, मौजूदा सदस्यों की संख्या से एक सदस्य ज्यादा हो तो काम चल जाता है। लेकिन संविधान संशोधन जब आप करते हैं तो आपको 2/3 सांसदों की आवश्यकता पड़ती है, और 2/3 सांसदों के हिसाब से संसद में मौजूद थे आज 528 लोग जिन्होंने वोट किया। 528 में से 352 वोट चाहिए थे इस बिल को पास कराने के लिए। 528 सांसदों ने वोट किया, 352 वोट चाहिए थे, मिले 298 वोट। 230 लोगों ने विपक्ष में वोट किया और इस तरीके से यह बिल संसद के भीतर धराशायी हो गया है। बिल का नाम है 131वां संविधान संशोधन बिल। गोदी मीडिया अगर आपको नारी वंदन अधिनियम या नारी आरक्षण या महिला आरक्षण बिल कहकर आपको गुमराह करे तो गुमराह मत होइएगा, क्योंकि नारी वंदन अधिनियम 2023 में पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं गिरा है, लेकिन गोदी मीडिया आपको चीख चीख कर बताएगा कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है। कैसे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, दिखलाएंगे। लेकिन अब ये पूरा मसला क्या था वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले लोकसभा के भीतर हुआ क्या वो भी आपको एक बार की जान लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब ये बिल गिरा तो ओम बिरला ने क्या कहा, जल्दी से सुना देते हैं प्रज्ञा जी। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर
आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, किरण रिजिजू यहां पर क्या कहेंगे उसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। किरण रिजिजू इस बात को कहेंगे क्योंकि 131वें संविधान संशोधन से ही बाकी चीजें इंटरलिंक थी। डेट्स वाई वो बिल भी यहां से हट जाते हैं। जल्दी सुना देते हैं प्रज्ञा जी, सुनाइए। besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस अन्य सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, अब प्रज्ञा जी, अब बारी इस बात की आती है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं कि 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया तो ये परिसीमन विधेयक 2026 ये क्या था, फिर ये केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 ये क्या था, और जो ये कह रहा है, गोदी मीडिया ये चिल्ला रहा है कि नारी वंदन अधिनियम ये जो बिल है ये गिर गया और आरक्षण बिल इन लोगों ने गिरवा दिया, ये सब क्या है। दरअसल प्रज्ञा जी, नारी वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण का इसमें कोई नाम ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। पहला 131वां संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा 2026 परिसीमन विधेयक, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये तीन चीजें लिस्टेड थीं और दो चीजें क्योंकि इससे इंटरलिंक्ड थीं, 131 संविधान संशोधन। अब ये 131वां संविधान संशोधन है क्या भला है, इसको भी दर्शकों को समझाएंगे। कोई नहीं बतला पा रहा है, कोई नहीं। इतनी सारी वेबसाइटें प्रज्ञा जी, इतना सारा लेख खोज डाला, कहीं पर भी एक जगह सारी जानकारी नहीं है। मैं बतलाता हूं आपको क्या है मसला। ये है प्रज्ञा जी, 2023 में नारी वंदन अधिनियम लागू हुआ। 2023 में जब इसको लागू किया गया तब ये हुआ कि आप जो है नारी वंदन अधिनियम जो लोगों की गणना होगी, जनगणना, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ये लागू होगा। तो मूलतः क्या करना था, मूलतः ये होना था नारी वंदन अधिनियम लागू होने के बाद ये करना था कि सरकार को पहले जनगणना करानी थी। जनगणना करा करके जितने लोगों की जहां जिस प्रदेश में हिस्सेदारी है, ज़्यादा लोग अगर निकल रहे हैं तो फिर उनको ज़्यादा विधायकों, ज़्यादा सांसदों की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। ये बात ठीक है, सबको समझ में आने वाली छोटी सी बात है। फिर उसके बाद जो है सीटें तय होंगी। लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने ये किया कि सीटें पहले तय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है सीटें बढ़ाने के लिए, हमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जनगणना की आवश्यकता नहीं है। हम नई जनगणना के जरिए सीटें नहीं बढ़ाएंगे, हम 2011 की जनगणना को उठाएंगे, उस जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ा देंगे और उसको 2029 जो आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लागू कर देंगे। अब विपक्ष ये कहता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है जी। अभी बताता हूं, पूरी बात बताऊंगा आपको। जुलाई में जब आपका सत्र होना था, संसद का जो रेगुलर सत्र है वो जुलाई में, मिड जुलाई के आसपास होना था, तो आप 1-1.5 महीना रुक करके भी ये सब लेकर के आ सकते थे, उसमें भी चर्चा कर सकते थे। आप अचानक लेकर के क्यों आए। बहुत सारे विपक्षी लीडरान इस बात को कह रहे हैं कि भाई अचानक इसलिए लेकर के आ गए कि भाई क्योंकि आतंकियों का जो देवता बना एक देश है उसकी दुनिया में जो है पूछ हो रही है, वो शांति दूत बना बैठा है, लेकिन जो शांति के कबूतर उड़ाते हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। सो कुछ चर्चा में कुछ बने रहने के लिए या ये दिखाने के लिए कि आई एम कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये दिखलाना भी। दूसरा, ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि क्योंकि बंगाल में चुनाव है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और इसलिए ये दिखलाने बतलाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि महिला
महिलाओं का वोट, और रिसर्च भी इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को महिला, और पिछले भी बिहार के चुनाव में भी हमने देखा महिलाओं के वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक तुरुक का एक्का खेलने के लिए कि इसको लेकर के आया जाए 3 दिन इसी बीच में, क्योंकि अगर अभी 16, 17, 18 को लेकर के नहीं आएंगे, बंगाल का चुनाव निपट जाएगा। चुनाव निपट जाएगा तो फिर पूछेगा कौन, तुम कौन मैं खामखा। तो ये आरोप भी विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि इसलिए ये लेकर के 3 दिन में आ गए। विपक्ष कह रहा है इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दबाजी क्या थी। अच्छा, फिर एक जो है एक लेख निकलता है, और उस लेख के जरिए क्या कहा जाता है मैं आपको बतलाता हूं प्रज्ञा जी। सोनिया गांधी का एक लेख है, अखबार में सोनिया गांधी ने लिखा। क्या लिखा, इसको आपको एक बारगी देखना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने अखबार में इस बात को लिखा प्रज्ञा जी, आइए मैं एक बारगी दिखला देता हूं कि क्या यहां पर सोनिया गांधी ने लिखा है। आइए 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 आइए, एक सेकंड रुकिए, खोल देते हैं। आइए आइए, ये अखबार की कटिंग है, ये अखबार की कटिंग है। और यहाँ पर सोनिया गांधी प्रज्ञा जी क्या लिखती हैं अपने इस लेख में। इन्होंने लिखा है कि संविधान, इन्होंने लिखा कि सितंबर 2023 में संसद के एक विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक मत से पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया, जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना अनिवार्य हो गया, जिसके लागू होने के लिए अगली जनगणना और जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने की शर्त रखी गई। विपक्ष ने ये अधिनियम लागू होने के लिए ऐसी किसी शर्त की मांग नहीं की थी, बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दृढ़ता से इस बात को कहा था कि आप नारी वंदन अधिनियम लागू कर दीजिए जी, 2023 में आप ले आए तो आप लागू कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां तब एक क्लॉज डाला, 334A, अनुच्छेद 334A इसमें डाला, और तब ये कहा कि नारी वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए, यानी महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए हमको पहले जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमको डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, यानी परिसीमन करना पड़ेगा, सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, तब महिलाओं को लड़ाएंगे जब सीटें तय हो जाएंगी। लेकिन अब 23 के बाद 26 आया, इतने दिन में भाजपा की बुद्धि खुली, और भाजपा ने कहा कि यार सही तो कह रही थी ये कांग्रेस कि जरूरत महिलाओं का आरक्षण लागू करने के लिए जरूरत तो है नहीं जनसंख्या जनगणना की, 2011 की जनगणना के आधार पर कर देते हैं। अब जब बुद्धि खुली तो ये विशेष सत्र लेकर के आ गए, और इसमें इन्होंने कहा कि हम 2011 के आधार पर की जनगणना के हिसाब से अब हम जो है सीटें बढ़ाना चाहते हैं, और सीटें हम बढ़ा करके 545 सीटें लोकसभा की वो बढ़ा करके हम 850 के आसपास कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत कहां पर है उसको आपको समझना पड़ेगा। दिक्कत यहां पर है कि 850 सीटें आप कर देंगे, चलिए गुड, वेरी गुड, लेकिन 850 सीटें कैसे करेंगे आप? जनसंख्या के आधार पर करेंगे ना। आप 2011 की जनगणना उठा रहे हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर, उससे पहले जब इस देश में ये हुआ था नसबंदी या फिर जनसंख्या नियंत्रण या फिर बच्चे 2 ही अच्छे या ऐसी तमाम सारे सरकारों ने ही ये प्रोग्राम चलाए थे। तो दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग साक्षर ज़्यादा हैं, वहाँ के लोगों ने इस बात को माना और जनसंख्या पर नियंत्रण किया। जो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते थे उनकी तुलना में 2 बच्चे या 1 बच्चे पैदा किए। दक्षिण में जनसंख्या का अनुपात उत्तर के मुकाबले कम है प्रज्ञा जी। तो अब दक्षिण के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आप 850 सीटों के आसपास कर देंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी तो 30 करोड़ के आसपास जा रही है, आपके मध्य प्रदेश की आबादी, आपके राजस्थान की आबादी, आपके हरियाणा की आबादी, आपके बिहार की आबादी, आपके दिल्ली की आबादी, आपके पंजाब की आबादी, ये सब मिलाकर के तो दक्षिण का काम ही खत्म कर देंगे। अगर जनसंख्या के आधार पर आप करेंगे तो फिर जनसंख्या के आधार पर इधर सीटें तो बूम होंगी ना, और उधर सीटें कम होंगी। लेकिन अमित शाह संसद में ये बात कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि एक क्षेत्र में सीटें ज़्यादा हो जाएंगी या दूसरे क्षेत्र में कम हो जाएंगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि 129 सीटें अभी हैं दक्षिण में, इनको टोटल हम वहाँ बढ़ाकर 195 करेंगे। अब फिर ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश में 80 हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितनी जाएंगी? लोगों ने कहा 120 जाएंगी, 125 के आसपास उत्तर प्रदेश में सीटें जाएंगी।
लोकसभा की सीटें। इस हिसाब से अगर अनुमान लगाए हैं तो फिर विधानसभा की सीटें फिर 600 के आसपास जाएंगी। तो अब तमाम सारी पार्टियों को यह आशंका सताने लगी कि भाई जब 600 सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी विधानसभा की, एक अनुमानता मैं बता रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, अनुमानता अगर 600 सीटें हो जाएंगी विधानसभा की लोकसभा के हिसाब को देखते हुए, तो फिर 600 तो बैठने की जगह नहीं है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर। बिठाएंगे कहाँ? नई विधानसभा चलो मान लो बन रही है, तो इसका मतलब क्या, उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी होगा। बहुत सारी चीजें एक साथ। सरकार की मंशा के ऊपर लोगों को शक है। जब आपको लागू करना था नारी वंदन अधिनियम 2024 में, तब आपने लागू नहीं किया। या तो आपने तब देश को गुमराह किया, या तो अब आप देश को गुमराह कर रहे हैं। जब आपके पास ये रास्ता तब था, तब आपने इस रास्ते को क्यों नहीं अपनाया? चलिए, तब आपने नहीं अपनाया। 5 राज्यों के चुनाव भी तो चल रहे हैं, इससे पहले भी आप ये रास्ता अपना सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता तब भी नहीं अपनाया। अब विपक्ष ये कहता है कि भाई नियम से चलो। नियम ये है कि जनगणना आप करवाइए। जातिगत जनगणना से क्या आप बचना चाहते हैं? डेट्स व्हाई आप भाग रहे हैं। तो संसद में बोला कि नहीं, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और फलाना, ये बताया सरकार ने। लेकिन अब विपक्ष को सरकार के अल्फाजों पर, इनके लफ्जों पर भरोसा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्यों? मसला एक और हुआ जिसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा शक गया। और वो शक प्रज्ञा जी क्या है? वो शक ये है कि नारी ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लेकर के आ गए, लेकिन ये जो महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून है, सरकार ने इसे लागू ही नहीं किया था। सरकार ने ये कानून तब लागू होता है जब सरकार, मान लीजिए संसद में पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लागू तब माना जाता है जब सरकार गजट पास कर देती है, अपने उस पर जो है लिख करके, मोहर ठप्पा लगा करके, भारत सरकार का वो सब लगा करके जारी करती है कि हमने इसको पास कर दिया हमने। लेकिन इन्होंने पास तब किया जब विधेयक पर, कांग्रेस कहती है विधेयक पर चर्चा हो रही थी, सुबह हो गई और रात में इन्होंने संशोधन का विधेयक जो है वो पास किया। तो फिर ऐसे किसी संविधान के ऊपर, ऐसे किसी विधेयक के ऊपर जो लागू ही नहीं हुआ है, उसमें संशोधन किस बात का? कांग्रेस ये कह रही है कि जिसको आपने आधिकारिक तौर पर लागू ही नहीं किया है, उसमें आप संशोधन लेकर के आ गए हैं। तो जो लागू ही नहीं है उसमें संशोधन कैसा? और जब ये भाजपा को बात पता चली तो रात में 10 साढ़े 10 बजे, प्रज्ञा जी भगवान कसम, रात में 10 साढ़े 10 बजे तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रात 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने गजट जारी किया कि हम जो है इसको लागू करते हैं। तो लागू करने की बात आपको अब ध्यान में आई और तमाम अखबारों ने हेडलाइन बनाई कि आज से महिलाओं का आरक्षण हो गया है लागू, 16 तारीख से फलाना फलाना हो गया है लागू, तमाम हेडलाइन बनाई। ये हेडलाइन पहले भी बन सकती थी, लेकिन पहले नहीं बनी प्रज्ञा जी। तो इन सारी चीजों को लेकर सरकार की मंशा के ऊपर विपक्ष को शक था। और विपक्ष ये बात क्लियर कट, फिर कह रहा हूं, क्लियर कट कह रहा, नारी वंदन अधिनियम 2023 में पास हो चुका है, उसका ये 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने से कोई मतलब नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ खेल करने के फिराक में है, जिसकी वजह से अब ये 2011 की जनगणना को मुद्दा बना करके अब सीटें बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस क्लियर कट कह रही है ये मुद्दा नारी आरक्षण, महिला आरक्षण का है ही नहीं, ये मुद्दा सीधे सीधे परिसीमन का है। परिसीमन का मतलब ये है सीटों की संख्या को बढ़ाने का पूरा मुद्दा है। प्रज्ञा जी, सीटों की संख्या को बढ़ाकर भाजपा क्या खेल करना चाहती है, इस मंशा के ऊपर विपक्ष को शक है। और इसी वजह से एक शक्ति के साथ, पुरजोर ताकत के साथ, और अभी रिपोर्ट्स और निकल करके आएंगी क्योंकि दक्षिण भारत की इनके साथ की पार्टियां इनके विरोध में थीं, तो क्या नायडू ने भाजपा को वोट दिया? सवाल बड़ा है। क्या महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी ने इनको वोट दिया? सवाल बड़ा है।
और ये भी अभी देखने वाली बात होगी, इन बातें निकलेंगी खुलेंगी तो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन आज की तारीख का सच ये है कि 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ है, खारिज हो गया है। 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, 230 लोगों ने यानी 230 सदस्यों ने विपक्ष में वोट किया, 528 लोगों ने कुल वोट दिए, 15 सांसद संसद में नहीं थे, 352 वोट चाहिए थे जो सरकार हासिल नहीं कर पाई, 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई और ये 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया है। बिल्कुल गिर गया, खारिज हो गया है, जिसके बाद तमाम भाजपा की जो महिला सांसद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इधर उधर की बातचीत चल रही है, वार प्रतिवार हो रहा है। लेकिन असल में बड़ी खबर यह है कि 11 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई बिल इस तरीके से खारिज हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।